बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूँगी, आई वुड रिक्वेस्ट श्री भूपेंद्र यादव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, टू प्रेजेंट द कीनोट एड्रेस। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत किया जाए। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल सम्मान्य गणेशी लाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मान्य भगवती प्रकाश जी, विशेष रूप से हरिद्वार से आए सम्मान्य डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, मंच पर उपस्थित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस विश्वविद्यालय के कुलपति, पूरे देश भर से इस संगोष्ठी में भाग लेने आए विद्वज्जन और उनके साथ ही बड़ी संख्या में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के मेरे नौजवान साथियों, पूरे 3 दिन चलने वाली इस संगोष्ठी में हम लोग वायु एयर पर चर्चा करने वाले हैं। और अभी हम लोगों ने जो हमारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम चलता है, उसमें जिन 9 शहरों ने अच्छा काम किया उसको पुरस्कृत भी किया है। मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, और मैं जब देश भर में भी घूमता हूं तो मैं ये जानता हूं कि उनका विज़न और उनका दृष्टिकोण इसको लेकर के ज़्यादा व्यापक रहता है। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले इधर बीच में जो स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें कोई भी एक स्टूडेंट मेरे को बताएगा कि क्लाइमेट चेंज का क्या अर्थ है। कोई भी खड़ा होके, इतनी जोर से आवाज़ है कि सबको सुनाई देगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज? ये क्लाइमेट चेंज क्या है? कोई है? कोई नहीं है? इतना सुनते हैं हम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। क्या है क्लाइमेट चेंज? ऐसे गर्दन नहीं, यस, हाँ, वो जिन्होंने हाथ खड़ा किया पीछे, जिन्होंने हाथ खड़ा किया गलती से खड़ा किया, फिर सिर नीचे कर लिया, ऐसा ही है तो यस, हाँ। इतनी बैठो, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी भाषा में हमने पूरा जो पर्यावरण मंत्रालय का, जब भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को देखेंगे तो हमारा मोटो लिखा हुआ है, प्रकृति रक्षित रक्षता। जो प्रकृति की रक्षा करेगा, प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। और इतना विजडम इन बच्चों में है, इसको देख करके एक बार फिर आप लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं और बधाई करता हूं। बहुत बड़ी बड़ी सेमिनार जो हम लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े जो वाक्य हम लोग लिखते हैं, आप ये देखो कि ये वाक्य हमारी परंपरा से हम में आए हुए हैं। इसलिए जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का जो मोटो हमने संस्कृत में सोच के लिखा, किसी विद्वान ने लिखा होगा, प्रकृति रक्षित रक्षता, वो हमारे संस्कार और स्वभाव में है। चिंता से तो हम परिचित हैं, पर उन्होंने जो कहा कि ये आता है, ये आता है या आ चुका है? आता है या
आ चुका है। अब आ चुका है तो क्या करें? अगर ये आ चुका है तो अब क्या करें? संकट में सब लोग चले जाएं या संकट से बचने का उपाय करें? संकट से बचने का उपाय करें। और इसलिए एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की चुनौती को समझना आवश्यक है। मनुष्य ने इस नए युग में सबसे ज्यादा तरक्की एक ही चीज में करी कि मनुष्य ने एनर्जी का उत्पादन किया। आज बिना एनर्जी के हम रह नहीं सकते। ये मैं माइक से आपसे लोगों से बात कर रहा हूं, इसमें बिजली से एनर्जी आई है, तब आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। इस हॉल में आप बैठे हैं, जब तक ये लाइट में एनर्जी नहीं होगी, मैं और आप एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये नई टेक्नोलॉजी का है कि आप मेरे को बहुत बड़े से स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो गाड़ी से आए हैं, लेकिन जितना भी एनर्जी का हमने उत्पादन किया है, उसी हिसाब से एनर्जी के कारण अलग अलग गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, एमिशन हो रहा है। और इसलिए पिछले 200 सालों में मनुष्य ने जितना एनर्जी का निर्माण किया है, उससे उतना ही ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है। और धरती का जो तापमान है वो पिछले 200 साल में जितना बढ़ा है, उतना हजारों साल में नहीं बढ़ा है। और उसी का परिणाम है जो अभी हमारे नौजवान साथी कह रहे हैं। हम वातावरण में परिवर्तन देख रहे हैं, हम समुद्री जलों का बढ़ता हुआ स्तर देख रहे हैं, हम अनेक अकाल और अनेक प्रकार की चीजें देख रहे हैं। और इसके कारण दुनिया 1972 में इकट्ठी हुई थी स्टॉकहोम में, और ये तय किया कि दुनिया को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज की इस लड़ाई को लेकर के दुनिया में हर साल जो जलवायु परिवर्तन की वार्ता होती है, उसी को कॉप कहा जाता है। पिछले साल वो ग्लासगो में हुई थी और इस साल वो कहां पर हुई? इजिप्ट में हुई। और जब पिछले साल ग्लासगो में जब ये वार्ता हुई, उससे पहले दुनिया 2015 में जब पेरिस में इकट्ठी हुई, तब ये कहा गया कि ये जो इतना कार्बन एमिशन जो बड़े देशों ने कर लिया है, इसकी उनको भरपाई करनी होगी। लेकिन दुनिया के देशों को अपने अपने लक्ष्य तय करने होंगे। आपको ये मेरे को बताते हुए खुशी है कि भारत ने 2015 में पेरिस में 175 गीगावाट रिन्यूएबल से बिजली के उत्पादन के लक्ष्य को तय किया था। और भारत ने उसका समय 2030 दिया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को हमने 9 साल पहले 2021 में प्राप्त कर लिया। ये भारत का योगदान है। और इसलिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो मेरे सारे नौजवान साथी बैठे हैं, बचना चाहिए, मतलब हमको एक्शन लाने चाहिए। रिन्यूएबल के क्षेत्र में एक्शन, अपनी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए एक्शन, अपने लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए एक्शन, और अपने अपने शहरों की हवा को अच्छा रखना। ये भी कई एक्शंस में से एक एक्शन है जो हमारे नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में आता है। और इसलिए अगर बड़ा क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखेंगे तो वो क्लाइमेट चेंज जरूर तापमान में बढ़ोतरी, बायोडायवर्सिटी का लॉस और लैंड डिग्रेडेशन का सम्मिलित रूप आता है। लेकिन अगर उसको विस्तार से विचार करेंगे तो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, हमारे नए नए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के कारण अगर हम उसको जान भी पा रहे हैं तो उसका नुकसान भी कर पा रहे हैं। उसको रोकने के लिए समन्वय करना, मुझे लगता है ये इस आज के इस सम्मेलन का भी सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसलिए विषय है कि अगर हमको देश का, जिसको क्लीन एयर कहते हैं, क्लीन एयर के लिए अगर हमको काम करना होगा तो भारत सरकार भी जिन विषयों को लेकर के काम कर रही है, सबसे पहले व्हीकल पोल्यूशन को लेकर के, और अब तो हमारे देश में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग पे जोर दिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के सरकार की पॉलिसी नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो एयर पोल्यूशन की शहरों में है वो व्हीकल की है। दूसरा जो विषय है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का है। अभी जब यहाँ पर मुरादाबाद वालों को, फिरोजाबाद वालों को, क्योंकि बहुत बड़ा पीतल के नक्काशी का काम है, फिरोजाबाद में चूड़ी का काम है, जो अधिकारी आए मैंने उनको पूछा कि पुरस्कार किस लिए मिल रहा है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो भट्टी होती थी, जो कोयला जलता था, हमने उसको पीएनजी में कन्वर्ट किया। दिल्ली में भी अगर पिछले 7 सालों का आप एवरेज उठा के देखोगे तो इस बार जो
हवा का पोल्यूशन का जो AQI हम पिछले 7 सालों के औसत से अगर कम करने में कामयाब हुए तो उसका कारण व्हीकल पोल्यूशन में कमी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को PNG पे ले जाना, उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने जो दिल्ली के अंदर व्हीकल घुसते थे उनको बाहर करने का विषय किया है। लेकिन अभी भी हमारे देश में जो शहरी पोल्यूशन का बड़ा कारण है वो वेस्ट है, और वेस्ट को वेल्थ में बदलना, ये सभी शहरों में नए साइंटिफिक इनोवेशन के द्वारा, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपनी शहरों की अर्बन प्लानिंग के द्वारा, और विशेष रूप से हमारे जो नौजवान हैं उनको भी उस टेक्नोलॉजी और विषय में आगे जाना होगा जहां हम वेस्ट को वेल्थ में बदल सकते हैं। और इसलिए आज जो दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती सस्टेनेबल कंजम्पशन की है। अभी हमारे पर्यावरण मंत्रालय में हमने जो बिल्डिंग का डिजाइन किया है कि अगर कोई कमरे के अंदर नहीं रहेगा तो लाइट हमारे यहाँ से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमने डिजाइन किया है कि 23 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर हमारे कमरों के अंतर्गत नहीं होगा। इसी संस्थान में अगर आप देखेंगे, अगर इस हॉल में केवल कार्यक्रम चल रहा है तो कम से कम 50 क्लासेस में अनावश्यक बिजली जल रही होगी। ऐसा नहीं है, ये एक स्वाभाविक आदत में पड़ गया। जो एनर्जी जो हमारे लिए सोर्स के रूप में काम कर रही है उसका हम कंजम्पशन किस प्रकार से करते हैं, कंजम्पशन के पैटर्न को अगर आपको दुनिया में देखना है तो भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, हमारा कार्बन एमिशन 4% है, और जो दुनिया के विकसित देश हैं जिनको डेवलप्ड कंट्री कहते हैं उनकी भी 17% आबादी बनती है, उनका कार्बन एमिशन 60% है, क्योंकि वे ऑफ लाइफ का पैटर्न अलग है। हमारा आज के समय में अगर वाटर की पानी की अगर कमी है तो क्या हम ऐसी टैप्स का निर्माण कर सकते हैं कि एक बार एक निश्चित लेवल का पानी आने के बाद वो अपने आप बंद हो जाए? कम से कम हमारे अंदर इतना सेंसिटाइजेशन आए कि हमको लगे कि ये अब मेरा जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। वैसे भी पानी का जो कंजम्पशन है हमारा औसत से ज़्यादा है, और इसलिए दुनिया में जब हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ ये होता है कि सबको डिग्निफाइड जीवन जीने का अधिकार हो। एक व्यक्ति ज़्यादा कंजम्पशन का लेवल लेकर जाएगा और एक व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मिलेगा तो भी सोसाइटी में डिस्पैरिटी आएगी। और इसलिए ग्लासगो में जब दुनिया के वापस से रिवाइज NDC देने की बात आई तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में एक नया विषय रखा और उन्होंने कहा लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। और इस साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय एनवायरमेंट डे पे उन्होंने दुनिया के सभी लोगों को इसके लिए आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद 19 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंड्रियो गुटेरेस के उपस्थिति में उन्होंने मिशन लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की घोषणा करी। इन विषयों को लेकर जब हम दुनिया में जाते हैं, और मैं UNEP की जो डायरेक्टर हैं एंगर एंडरसन से मिला और मैंने उन्हें कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का एक मंत्र दिया है कि हम कैसे सस्टेनेबल कंजम्पशन को हम ले सकते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मैं इस बात को समझती हूँ, मैं इस बात को ऐसे जानना चाहती हूँ कि पृथ्वी से जो लेते हैं हम अपने कंजम्पशन के लिए लेते हैं और बाद में जो पृथ्वी को देते हैं कचरे के रूप में वापस देते हैं। हम वायु पृथ्वी से लेते हैं, अपना जो भी प्राणवायु है, जो भी शास्त्र है अलग है, लेकिन हम अगर वायु हमारी मशीन के द्वारा जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कचरे के रूप में जाती है। हम कोई भी पदार्थ पृथ्वी से निकालते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं, लेकिन जब वापस करते हैं तो प्लास्टिक के रूप में, परमानेंट कचरे के रूप में देते हैं। और इसलिए दुनिया में जब ये विषय उठा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, शहरी कचरे को रोकना है तो उसके लिए कदम उठाना चाहिए। भारत दुनिया के उन सबसे पहले देशों में आया जिन्होंने लेजिस्लेशन करके अपने यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का काम किया। आज उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ये हमारी जिम्मेदारी है। इन विषयों से अगर शहरी पॉल्यूशन है, उसमें अगर वेस्ट है, तो सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक का है। और इसलिए भारत ने दुनिया में ये जो एनर्जी बेस्ड क्लाइमेट एक्शन शुरू करे, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस करा, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से इस समय एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, सूर्य से जितनी ऊर्जा आती है, जितनी की आवश्यकता हमको है, उससे 8 गुना ज़्यादा आती है। और दुनिया के लगभग 140 देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बने। और इसलिए इस बार जो ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने विषय रखा, मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार जो हमारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कॉप में,
इजिप्ट में जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें सबसे पहले इन दो विषयों को भली भांति उस रेजोल्यूशन में अप्रूव किया गया कि दुनिया में अगर एनवायरनमेंट की लड़ाई से लड़ना है तो मिटिगेशन, एडेप्टेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, कार्बन मार्केट, इसको करते हुए भी दुनिया में इस बात को प्रमुखता से दर्शाया गया है कि फ्यूचर में सस्टेनेबल कंजम्पशन, सस्टेनेबल प्रोडक्शन और इसके लिए लोगों को एजुकेट करना, ये एक बड़ा मार्ग होगा जो भारत के मिशन लाइफ के नजदीक है। और इसलिए मैं यहाँ पर यह आह्वान करना चाहता हूँ कि इसका उद्देश्य केवल गोष्ठी और संगोष्ठी करना नहीं रह जाना चाहिए, हमें सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन को लेकर मिशन लाइफ स्टाइल पे आगे बढ़ना होगा, एजुकेशन करना होगा, अपने हिस्टोरिकल और जो कल्चरल वैल्यूज हैं, अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यूज में बहुत सारी चीज़ों का समन्वय है। यहाँ पर भी बहुत सारा हमारे को भगवती जी ने, डॉक्टर पांडे जी ने विषय को रखा है, उसको अपने जीवन के व्यवहारिक पक्षों में उतारना होगा। और सरकार भी इस स्तर पर पूरी तरीके से क्रियाशील है कि हम पॉलिसी लेवल पे, हम पॉलिसी के साथ साथ एग्जीक्यूशन के लेवल पे, अवेयरनेस की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात है विज्ञान और आज के जीवन की परिस्थिति और हमारे एथिकल वैल्यूज, इन तीनों को मिलाकर के हम चलेंगे तो आने वाले समय में धरती के जलवायु परिवर्तन के संकट की चुनौती का सामना कर सकेंगे। और उसको लेकर के एक विषय पे जो वायु के ऊपर अभी यहाँ पे टेक्निकल सेशन भी होने वाले हैं, अनेक IIT से लेकर के अनेक विद्वान अपना विषय रखने वाले हैं। लेकिन मेरा आग्रह यही होगा, व्यवहारिकता के अर्थों में 125 करोड़ के देश का जब हम नेतृत्व करते हैं तो हमारे देश के सब लोगों को क्लाइमेट जस्टिस के रूप में एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले, सबको एनर्जी का एक्सेस मिले। लेकिन एनर्जी के एक्सेस और डिग्निफाइड लाइफ के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करते हुए अपने देश को साइंटिफिक तरीके से अपने एथिक्स और वैल्यूज के साथ कैसे आगे बढ़ाएं, उसको इस पूरी संगोष्ठी में विचार किया जाएगा। और निश्चित रूप विचार और विषय निकल के आएगा, वो आने वाले समय में क्लाइमेट एक्शन और मिशन लाइफ को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के जितने भी विकासशील देशों की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उनको उनका अधिकार दिलाते हुए जिसको हम कहते हैं एक हरी भरी धरती को बनाने के संकल्प को हम पूरा करेंगे। आप सब लोग इस संगोष्ठी के 2 दिवसीय चलने वाले कार्यक्रम में इन सब विचार और मंथन में सहभागी बने और आपके निष्कर्ष से अच्छे विषय निकल कर आए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।